दर्शकों नमस्कार। नगर पालिका चुनावों के इस माहौल में आज हम एक खास चर्चा करने आए हैं प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र नाहटा जी से। नाहटा साहब, आपका एक बार फिर से हम बेस न्यूज़ में स्वागत करते हैं। नगर पालिका चुनावों के मद्देनज़र चूँकि आप एक सुदीर्घ अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और इस क्षेत्र की जनता से सदा जुड़े रहे हैं, आपने भी यहाँ चुनाव लड़ा है। इस चुनावी परिदृश्य को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि मंदसौर शहर की जनता को कुछ नए सिरे से सोचना चाहिए। करीब 40 साल से ज़्यादा हो गए मंदसौर शहर में एक ही पार्टी नगर पालिका में बैठ रही है। भरपूर अवसर हमने दिए। मैं भी उन मुद्दों पे नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि जनता को आकलन करना चाहिए कि इन सालों में जो कुछ हुआ नगर पालिका के प्रशासन को लेके, अभी मैं विकास के मुद्दों की बात नहीं करता हूँ, नगर पालिका के प्रशासन को लेके, नगर पालिका की व्यवस्थाओं को लेके आप इस बात का हिसाब लगाने की कोशिश करिए कि छोटे छोटे काम, सिंगल बत्ती कनेक्शन, नल का कनेक्शन, आपकी निर्माण की अनुमति, आपका नामांतरण, इन सालों में क्या व्यवस्था बनी है कि एक आम आदमी की सुविधाएं बढ़ी या घटी, उसी परेशानियां बढ़ी या घटी। एक सामान्य बात जो है, जो अब समाज ने स्वीकार कर ली है कि भाई अगर काम होना है तो उसके तरीके यही हैं। क्या ये अच्छा हुआ? अगर ये अच्छा नहीं हुआ और लोग मानते हैं कि नहीं, नगर पालिका में जो कुछ व्यवस्थाएं हैं वो एक आम आदमी के अनुरूप तो नहीं है, तो फिर अब जनता को सोचना चाहिए कि इस बार उन लोगों को अवसर दें जो विकल्प के रूप में उनके सामने उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो ये भी कहूँगा कि पिछले सालों में जो कुछ जनता की अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, पर उसका विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जनता को अब नए सिरे से सोचना चाहिए। जो दूसरी बात है, जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन उस शहर में 10% से ज़्यादा होती है, पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश नीमच से लगा के खंडवा तक, बुरहानपुर तक इसी वर्ग में आता है, जहाँ पॉपुलेशन, वहाँ थोड़ा सा हर मुद्दे को सांप्रदायिक बनाना आसान हो जाता है। क्या हम हमारे हितों को सांप्रदायिक मुद्दों के नाम पर हम उनकी कुर्बानी दें? ये भी मंदसौर शहर की जनता को अब सोचना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यदि जनता कुछ सोचने की कोशिश करेगी तो शायद सोचेगी कि हाँ, इस बार नया विकल्प तलाशना चाहिए। नाहटा साहब, जैसा कि आपने शुरू में नगर पालिका से जुड़ी हुई कुछ सुविधाओं की बात करी थी, लेकिन ये जो आपने कहा है ये तो हर नगर पालिका चुनाव में ये बात होती है, फिर भी बहुमत क्यों नहीं मिल पाता है कांग्रेस को? इसीलिए मैं इसके बिल्कुल मैं ईमानदारी से बात करता हूँ। मैं इसके दोनों कारण मानता हूँ। एक, मैंने कहा आपसे कि जहाँ 10% से ज़्यादा माइनॉरिटी की पॉपुलेशन होती है, वहाँ मुद्दों को भटकाना लोगों के लिए आसान हो जाता है। ये हर बार होता है। मैंने पिछले नगर पालिका चुनाव में भी इस बात को देखा और मैं हमेशा देखता रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़ है जो हमारा नुकसान करती। कुछ इतने वर्षों में, हम 20 साल से प्रदेश में नहीं हैं, हमारा संगठन भी शायद थोड़ा कमज़ोर हुआ है, वो भी एक कारण है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन कुल मिलाकर अब सूचना का तंत्र इतना विकसित हो गया, जनता की जानकारी के लिए इतनी जनता की जानकारी पता नहीं कितने स्रोतों से मिलती है। तो अब जनता को खुद समझ लेना चाहिए कि आखिर हमारे निर्णय गलत क्यों हो गए। नगर पालिका जैसे स्थानीय चुनाव में इस लोकल मुद्दे ज़्यादा कारगर होने चाहिए, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि जो देश की परिस्थिति चल रही है, जिस तरह का माहौल है, उसका असर इन चुनाव में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कांग्रेस नहीं जीत पाती और बीजेपी को बहुमत मिल जाता है। यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उल्टा कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के दिमाग में ऐसी बात है नहीं।
हम परिस्थितियां पैदा करते हैं कि जनता के दिमाग में आ जाए और जनता भटक जाए। अब ये अगर यदि कोई मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है तो इस बात पर मुझे विचार करना चाहिए कि मैं अपने मुद्दों को छोड़कर किसी और के मुद्दों के साथ क्यों जाऊं। मैं नहीं मानता कि मंदसौर शहर की जनता सांप्रदायिक है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पिछले चुनाव के ठीक पहले महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास का कब्रिस्तान का मुद्दा आया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नगर पालिका के पक्ष में लंबे समय पहले हो गया था। नगर पालिका चुपचाप बैठी रही और जैसे ही चुनाव आए वैसे वहाँ कुछ कार्रवाई हुई जिसने सारे शहर में तनाव पैदा किया, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए हम उस मुद्दे को भूल गए। तो मतलब क्या निकला? मतलब निकला कि चुनाव के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम कहीं ना कहीं जनता को कहीं भटकाने की कोशिश करते हैं। अब मुझे लगता है 40 साल के अनुभव के बाद अब जनता को समझ लेना चाहिए कि हमारा मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा वो नहीं जो दूसरे लोग हमें दे रहे हैं। हमारा हित किस बात में, इस बात को जनता को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ अब जनता समझने लगी है। इस बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहे हैं। जनता सीधे अध्यक्ष को नहीं चुनेगी, पार्षद अध्यक्ष को चुनेंगे। तो चूंकि हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता की भी भावनाओं को हम लोग सुनते हैं, तो जनता का कहना है कि ये तो पार्षदों के अध्यक्ष हो गए, जनता के अध्यक्ष नहीं होंगे। तो इस अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर आप क्या कहेंगे? और इसमें खास बात ये आ रही है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये पहल करी थी कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, और शिवराज जी की सरकार जो हर कदम पर कमलनाथ जी की सरकार को कोसती है, उन्होंने इस निर्णय को एक्सेप्ट कर लिया। जी, क्या कहेंगे? देखिए, जब प्रत्यक्ष प्रणाली आई वो भी हमारी सरकार लाई जी। वो भी, और जब मैं उस विधानसभा का सदस्य था और उस सरकार का सदस्य मंत्री था जो ये प्रणाली लेके आई थी, और मैं इसके समर्थन में था। बाद के वर्षों में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ, तो कमलनाथ जी को लगा कि जिस भावना के अनुरूप हमने प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की थी, मतलब ये नहीं कि प्रत्यक्ष प्रणाली खराब थी, जिस भावना के अनुरूप हमने लागू की थी, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि उसको जनता का प्रतिनिधि बनना चाहिए, वो जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि हो। हुआ ये कि हमने इन स्थानीय संस्थाओं का, मैं आपको ये भी एक बताता हूँ कि जैसे आप ग्राम पंचायतें ले लीजिए, पंचायती राज पूरे हमारा त्रिस्तरीय ले लीजिए, कभी भी हमने इसमें राजनीति नहीं आई। हमने कभी भी हाथ के पंजे पे चुनाव नहीं करवाए। उनने आकर इसका राजनीतिकरण किया। यहाँ भी हम ये कोशिश करते थे कि नहीं, जनता का आदमी आए, लेकिन हुआ ये कि जिस तरीके से विकृतियाँ आई, जिस तरीके से चुनाव को महंगा बना दिया गया, जिस तरीके से बड़े बड़े राजनेता आकर गलियों में घूमने लगे। कभी कांग्रेस सरकार के ज़माने में स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में मुख्यमंत्री कभी भी नहीं गए। उन्होंने जनता के विवेक पर इस बात को छोड़ा। अब हमने लिए राजनीति महत्वपूर्ण हो गई। आप नगर पालिका तो बहुत दूर की बात है, कॉलेज के चुनाव में राजनीतिक नेता आने लग गए। तो इसकी वजह से कमलनाथ जी ने इसको बदला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो भ्रमित है, आदरणीय शिवराज सिंह जी तो भ्रमित हैं। मुझे बता दें कि अगर मंदसौर में अप्रत्यक्ष प्रणाली सही है तो रतलाम में प्रत्यक्ष प्रणाली क्यों सही हो गई? यही मेरा भी सवाल था कि लोकतंत्र में ये भेदभाव क्यों कि रतलाम के लोग तो सीधा अपना सदर चुने और मंदसौर की जनता अप्रत्यक्ष चुने। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि वो माने इस बात को कि हम खुद भ्रम में हैं, या हम इस बात का हिसाब लगा रहे हैं कि कहाँ राजनीतिक लाभ हमें है या हानि हमें है, तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन निर्णयों को ले रहे हैं। कमलनाथ जी ने उस वक्त अपना लाभ देखा और शिवराज जी ने इस वक्त अपना लाभ देख लिया। नहीं, कमलनाथ जी ने तो कांग्रेस सरकार का ही निर्णय बदला है जी। कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्णय नहीं बदला, कमलनाथ जी ने कांग्रेस की सरकार का निर्णय बदला। और क्यों बदला? क्योंकि जब हमने इतने सालों में इसको लागू किया तो मैंने आपको बताया कि जो प्रत्यक्ष चुनाव की जो विकृतियां जो उसमें आई, जिस तरीके से अनाप शनाप पैसा खर्च किया जाने लगा, जिस तरीके से नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार बढ़ा है बाद के वर्षों में, चुनाव के बाद में, हमें लगा कि शायद ये उल्टा हो रहा है। तो एक प्रयोग हमने ये करने की कोशिश की कि शायद वापस पुरानी प्रणाली पर जाएं, तो उससे शायद इन चीज़ों पे अंकुश लगे। होगा क्या, कल ये तो समय बताएगा। लेकिन तब जब हम प्रत्यक्ष प्रणाली लाए
तब विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। जब हम अप्रत्यक्ष प्रणाली लाए तब उनने इसका विरोध किया। तो और अब आखिर में अंततः कर तो वो वही रहे हैं जो कमलनाथ जी इसको करके गए। अब वो बता दें, इसका ये सवाल आप मुझसे मत करिए ब्रजेश जी, ये उनसे पूछिए कि आपने इसको क्यों बदला। जब आपने प्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर रहे थे उस रोज़ आपने विधानसभा में इसका विरोध किया था, तो अब आप खुद अप्रत्यक्ष प्रणाली की तरफ क्यों जा रहे हो? इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। संयोग से मुख्यमंत्री जी का दौरा निरस्त हो गया, नहीं तो ये तो आपके लिए एक प्रश्न था जो आप उनसे पूछते। बिल्कुल। मंदसौर से जुड़े हुए कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जो ऐसा लग रहा है कि इन चुनावों में गौण दिख रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव अध्यक्ष का कोई चेहरा किसी भी पार्टी के पास नहीं है। तो ऐसे में वार्डों का चुनाव होकर रह गया है, ये महसूस किया जा रहा है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात कहता हूँ। कांग्रेस सरकार के अप्रत्यक्ष प्रणाली के निर्णय के पहले भी मंदसौर में अप्रत्यक्ष प्रणाली थी। आपको याद होगा, मंदसौर शहर की जनता को याद हो कि 18 साल तक एक व्यक्ति इस नगर पालिका का अध्यक्ष रहा और उसके ऊपर जरा सा भी दाग भ्रष्टाचार का नहीं लगा। उसके बाद आए, उन दिनों आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसी शहर में एक मुस्लिम नगर पालिका का अध्यक्ष बना। आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसी शहर में एक महिला नगर पालिका की अध्यक्ष बनी। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति अच्छा या बुरा है, व्यवस्था अच्छी या बुरी है। हमने अप्रत्यक्ष प्रणाली में भी वो सब हासिल किया था जो होना चाहिए था। अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू होने के बाद भी किसी अध्यक्ष के विरोध में या नगर पालिका के पार्षद के विरोध में कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ये तो इन्हीं वर्षों की बात है कि आप चाहे प्रत्यक्ष प्रणाली ले आइए चाहे अप्रत्यक्ष प्रणाली, काम करने के हमारे तरीके यही रहेंगे। और पार्षद जो है और नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं वो जनता से दूर कुछ और लोगों के ज़्यादा संगत में रहने लग गए। तो ये प्रणालियों का फ़र्क नहीं है, ये व्यवस्था का फ़र्क है। आप क्या चाहते हैं? आम लोगों को एक भ्रम इस प्रणाली से ये भी है कि पार्षदों को अध्यक्ष चुनना है, तो ऐसे में क्योंकि ये हर राजनीतिक दल के ऊपर ये बात आएगी, क्योंकि विकृतियां तो सब दूर हैं। आर्थिक प्रलोभन, लालच, इन प्रवृत्तियों को ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। ब्रजेश जी, मैं आपसे यही फिर मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे कि जब पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली थी तब आपको डर नहीं लगा, जनता को डर नहीं लगा, मुझे डर नहीं लगा कि अप्रत्यक्ष प्रणाली में इस तरीके से होगा? ये तो इन पिछले 15, 20, 25 सालों की व्यवस्था है ना, कि जिसने आज मुझे और आपको ये सोचने को विवश कर दिया कि अरे कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। मैं भी डरा हुआ हूँ, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, मैं भी डरा हुआ हूँ। अगर यही व्यवस्था फिर लागू होनी है तो हम वहाँ के वहीं पहुँच जाएंगे, इसलिए नहीं होना चाहिए। मैं इसमें तो केवल ये कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं उनसे तो मैं क्या अपेक्षा करूं, उनके पास 40 साल से नगर पालिका है। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से अपेक्षा करता हूं कि आप ये विश्वास दिलाना और आप इस संकल्प को मजबूत करना कि अगले 5 साल तक अगर आप जीत कर गए और पक्ष में बैठे, सरकार आपकी रही नगर पालिका में, तो ये जो लिफाफा संस्कृति जो पिछले 20 वर्षों में चालू हुई है, ये जो विकृतियाँ, मैं इनको बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बोल रहा हूँ, ये जो विकृतियाँ जो हमारे पार्षदों और नगर पालिका के प्रशासन में आई हैं, मैं अपने कांग्रेस के पार्षदों से आग्रह करता हूँ कि आप कम से कम जनता को विश्वास दिलाना। हमने कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाएंगे, तो अब ये हमारे 40 पार्षद उम्मीदवारों की जवाबदारी कि जिनको जनता जिताकर भेजे वो अगले 5 साल में बताएं कि प्रणाली प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, व्यक्ति की ईमानदारी ही व्यवस्था को सुधारता और बिगाड़ता है। जी, आसन्न चुनावों में कांग्रेस संगठन और प्रत्याशियों को आप अपने अनुभव से क्या मार्गदर्शन देंगे कि वे एकजुट होकर लड़ें या गुटबाजी जैसी कोई स्थिति ना हो और इस बार पार्टी बहुमत में आने की कोशिश करें? मेरे ख्याल से बहुत हद तक तो परिस्थितियों ने इस बात को ठीक कर दिया है, मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। हम मंदसौर नगर में 40 साल से और प्रदेश में 20 साल से हम बाहर हैं, तो कार्यकर्ता, प्रत्याशी भी अब इस बात को समझ रहा है। प्रत्याशी से ज़्यादा हमारा कार्यकर्ता समझ रहा है कि अगर अब अभी भी उसने अवसर खोया तो शायद उसको दोबारा अवसर पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए, लेकिन हाँ, फिर भी जैसा मैंने कहा, ये गुटबाजी
या इस तरह की जो विकृतियाँ ये क्यों आती हैं? तभी आती हैं जब हम सत्ता और संपत्ति के बंटवारे में लग जाते हैं। अगर यदि ये नहीं है तो फिर कोई विवाद होंगे नहीं। इसलिए जब मेरे 40 प्रत्याशी अगर ये संकल्प लेंगे कि जो लिफाफा संस्कृति की प्रवृत्तियाँ व्यवस्था जो लागू हुई, जो ठेकेदारों के साथ मिलकर काम कराने की व्यवस्था लागू हुई, अगर इस पर हम इसमें नहीं उलझेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह का कोई विवाद होगा। मेरे कांग्रेस के साथी मुझे लगता है एकजुटता के साथ मंदसौर नगर पालिका की इस चुनौती को सामना कर रहे हैं और वो जीत के आएंगे। एक वजह ये सामने आती है नाटा साहब कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में पार्षद पद के दावेदार खूब होते हैं और टिकट तो किसी एक को ही दिया जा सकता है, तो असंतोष सब तरफ फैलता है। लेकिन बीजेपी किसी तरह उस असंतोष को कंट्रोल कर लेती है और कांग्रेस नहीं कर पाती। ये भी एक वजह मानी जाती है बहुमत में नहीं आने की। नहीं, इस बार तो ऐसा कम ही है। इस बार तो कांग्रेस में विवाद कम है, भारतीय जनता पार्टी में ही ज़्यादा है। उनने अगर दबाकर फॉर्म विड्रॉ भी करा लिया तो उस व्यक्ति के मन के अंदर का असंतोष तो वो निकाल नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ कि ये विकृतियाँ, हम 60 साल सत्ता में रहे तो 60 साल की सत्ता किसी को भी बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होती है। हमारी यहाँ बुराई हुई, लेकिन जो विकृति हम में 60 साल में आई उनके यहाँ तो 60 महीनों में आ गई। तो वो ये जो कुछ विवाद हैं, एक फिल्मी डायलॉग है नाटा साहब कि दूसरों के गुनाह गिनाने से अपने गुनाह कम नहीं होते। मैंने तो कहा कि 60 साल तक हम सत्ता में रहे इसलिए विकृतियां हम में आई। मैंने आपसे कहा कि हमारा संगठन कमज़ोर है तो मैंने अपने ही गुनाह गिनाए मैंने और के किसी के नहीं गिनाए। लेकिन मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि इस शहर की जनता आपसे उम्मीद क्या करती है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो वो करते रहे, इसलिए गिना रहा हूँ, इसलिए वो आप मत करना। बिल्कुल। अब नगर में कोई भी व्यक्ति जब अपना वाहन लेकर निकलता है तो उसे लगता है कि ये पूरा नगर ही पार्किंग स्थल है। कहीं नगर में व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था नहीं, यातायात व्यवस्था यहाँ की बेतरतीब है। बड़ी बड़ी योजनाएं पेयजल की प्रचारित की जाती है लेकिन वो असफल साबित होती है, चंबल काला भाटा। तो ये वे मुद्दे हैं जिसे लेकर के कांग्रेस काफ़ी ज़ोर शोर से इन चुनावों में आगे आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ दिख क्यों नहीं रहा? ये मैं नहीं जानता कि ऐसा दिख रहा है या नहीं। शायद ये होगा इसका एक कारण कि चूंकि अब पार्षद का चुनाव है तो पार्षद पूरे शहर के मुद्दों के स्थान पर शायद अपने वार्ड के मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हो। ये इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन वो जीतने के बाद उसको तो शहर के मुद्दों पे आना है। और आज भी आपने खुद ने उन सब का उल्लेख कर दिया। ये ब्रजेश जी, आप मुझे बता दो, ये ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब क्यों हुई? क्योंकि हमने एक व्यवस्था, मेरा बहुत पुराना एक वक्तव्य है कि मकान बनाने का अलग नक्शा और मकान की अनुमति लेने का अलग नक्शा, नगर पालिका के लिए अलग नक्शा। ये व्यवस्था क्यों लागू हो गई? मैं 3 मंजिल का मकान बनाने का अनुमति लेता हूँ, 6 मंजिल खड़ी कर देता हूँ। नगर पालिका क्या दृष्टिहीन हो गई कि वो देख भी नहीं पा रही है कि शहर में क्या हो रहा है? आज हमारा लैंड यूज़ क्या है हमने परवाह नहीं की। ये सारा शहर, मुझे माफ़ करिएगा, ये सारा शहर प्रॉपर्टी व्यवसाय के हाथ में, ये जो इसकी शहर की राजनीति जो है ये प्रॉपर्टी व्यवसाय के हाथ में जा रही। मुझे कहते हुए कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये मुझे दिख रहा है ऐसा। तो एक बात कि ट्रैफिक व्यवस्था की बिगाड़ने की जवाबदारी भी पिछली नगर पालिकाओं की है। और अब आपने, चूँकि ज़मीनों की कीमतें बढ़ी, आपने बाज़ार बना लिए, शॉपिंग मॉल बना लिए, लेकिन उनमें ट्रैफिक की व्यवस्था कोई की नहीं। बेसमेंट अगर आपने कोई बिल्डिंगों में बनवाए तो आपने ये नहीं बताया कि आपने उनको लागू नहीं किया, इन्फोर्स नहीं किया कि ये पार्किंग यहाँ होगी, वो सड़क पर नहीं होगी। आप भी तकलीफ़ उठा रहे हो, मैं भी तकलीफ़ उठा रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात आपने कही पेयजल वाली या इस तरह की मुद्दा। आप ये देखिए, अब ये शहर की जनता को कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा। काला भाटा मीनाक्षी नटराजन जी लेके आई, आज उसकी क्या दुर्दशा हुई। चंबल योजना हमें बताया गया था पता नहीं कब के, बस फरवरी में पानी हो, कौन सी फरवरी थी मुझे तो ये भी याद नहीं रहा, क्या उसका नतीजा निकला आप ये देख लीजिए।
ये जो विकृति, मैं उस विकृति पर बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये जो विकास के लिए आने वाले पैसे को हम किसी और अवसर के रूप में देखने की जो हमारी आदत पड़ गई है, हमारे जन नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की आदत पड़ गई, ये उसने है कि आप जो कह रहे हैं कि शहर की जनता उसके पास में काला भाटा होते हुए, उसके पास में चंबल का पानी होते वो फिर भी पानी के लिए तरस रही है। हमारी सारी व्यवस्थाएं इसी तरीके से हुई हैं। आप सड़कें देख लीजिए, एक सड़क बनती है, आप पैसा खर्च करते हो, 6 महीने बाद वहाँ गड्ढे हो जाते हैं। आप कॉलेज से मंडी की तरफ चले जाइए, आप देख रहे हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये हमारी जो नगर पालिका प्रशासन की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुई बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर अब अंकुश लगना चाहिए। तो दर्शकों, समय की अपनी सीमा है, मुद्दे बहुत हैं और श्री नरेंद्र जी नाहटा एक दीर्घ अनुभवी राजनेता हैं। बदली हुई परिस्थितियों में परिवर्तन की जो परिस्थितियां हैं, हम फिर से उनसे ज़रूर चर्चा करने आएंगे। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रजेश जोशी, सहयोगी शाहिद चौधरी और शादाब चौधरी के साथ डेज न्यूज़ मंदसौर।